अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर पढ़ेंगे, जो कि फार्माकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अपने ध्यान से सुनना है, पूरी स्लाइड पढ़नी है, अच्छे से पूरा लेक्चर सुनना है ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में हमें सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है। क्लासिफिकेशन सिंपल हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने मैकेनिज्म एक्शन के अकॉर्डिंग लिखी है ताकि आपको क्लासिफिकेशन भी याद रहे और उससे रिलेटेड जो उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो भी आपको याद रहे। सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर जो होते हैं ना, ये इनकी बेस पे इन्हें क्लासीफाई किया गया कि कौन सी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है जो कि 13 सब यूनिट्स के साथ जाके बाइंड करते हैं और एक्शन परफॉर्म करते हैं। राइबोसोम्स के सब यूनिट्स होते हैं 30 सब यूनिट्स और 50 सब यूनिट्स, जिनके साथ मिलकर राइबोसोम बनता है। 2 यूनिट से मिलकर राइबोसोम बनता है। अब कौन सी इस बेस पे इनको क्लासीफाई किया गया है कि कौन से राइबोसोम्स की कौन से यूनिट के साथ जाके बाइंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बाइंड विद 38 सब यूनिट्स एंड बाइंड विद 50 सब यूनिट्स। अब 38 सब यूनिट्स के साथ जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर बाइंड करते हैं वो टेट्रासाइक्लिन्स और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं, और जो 50 सब यूनिट्स के साथ बाइंड करते हैं वो क्लिंडामाइसिन, मैक्रोलाइड्स, क्लोरोफेनिकोल और लिंजोलिड होते हैं। आगे हमारे पास है टेट्रासाइक्लिन। अब जितनी भी हम लोगों किसी भी फार्माकोलॉजी का पढ़ने का पैटर्न और उसका रूल ही यही है कि हम लोग जो ड्रग पढ़ते हैं, कोई भी क्लास पढ़ते हैं ड्रग की, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, फिर उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, उनके क्लिनिकल यूजेस क्या होते हैं, उनका एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं और उनकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होती है, ये हम लोगों ने इस प्रॉपर पैटर्न से पढ़ना होता है किसी भी ड्रग को। इस तरह सबसे पहले हम लोग टेट्रासाइक्लिन पढ़ रहे हैं, तो टेट्रासाइक्लिन की खुद की क्लासिफिकेशंस भी है, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन होती है टेट्रासाइक्लिन की और सेकेंड जनरेशन होती है और थर्ड जनरेशन होती है। इस तरह हम लोग सबसे पहले टेट्रासाइक्लिन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन में क्लोरा टेट्रासाइक्लिन आता है, ऑक्साइड टेट्रासाइक्लिन आता है, टेट्रासाइक्लिन डिमिक्लोसाइक्लिन आते हैं। सेकंड जनरेशन में माइनोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, थर्ड जनरेशन में ग्लाइकोसाइक्लिन आते हैं। ये हम लोगों ने इसकी क्या की, टेट्रासाइक्लिन की क्लासिफिकेशन पढ़ी है। ठीक है, आगे हम लोग टेट्रासाइक्लिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, जो कि हम लोगों ने प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर स्टार्ट किया हुआ है। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में सबसे पहली ड्रग हम लोग टेट्रासाइक्लिन पढ़ रहे हैं। अब उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ड्रग हम लोग ले रहे हैं, हमारी बॉडी में जा रही है, हमें पता होना चाहिए कि वो काम कैसे कर रही है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो टेट्रासाइक्लिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये देखिए, हमें पता है कि ये बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स है, ये बाइंड करते हैं रिवर्सिबली, मतलब कि इसे रिवर्स किया जा सकता है। ये नहीं कि एक बार ड्रग बाइंड कर दिया तो इसके रिएक्शन को हम लोग रिवर्स ही नहीं कर सकते, ये रिवर्सिबल है, इस तरह नहीं। ये इसको हम लोग, ये क्या होती है, टेट्रासाइक्लिन रिवर्सिबली बाइंड करती है 30 सब यूनिट्स के साथ, बैक्टीरियल राइबोसोम्स के साथ, और प्रिवेंट कर देती है ट्रांसफ़र आरएनए की बाइंडिंग को। हम लोगों को नॉर्मल पता है कि ट्रांसफ़र आरएनए की बाइंडिंग होती है और देन फर्दर फंक्शंस होते हैं। तो क्या करेगा कि फिर उसकी ग्रोथ होती है, फिर उसकी ग्रोथ होती है, वो अपनी तादाद को बढ़ाता रहता है बैक्टीरिया, और फिर वो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शंस कॉज कर देते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन ने क्या करना है, 30 सब यूनिट के साथ बाइंड करना है राइबोसोम्स की, और ट्रांसफ़र आरएनए की बाइंडिंग को ही प्रिवेंट कर देना, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बैक्टीरियोस्टेटिक होता है तो ये क्या करेगा, बैक्टीरियो की ग्रोथ को प्रिवेंट कर देगा। हमें पता होता है कि 2 तरह की ड्रग्स हैं, एक बैक्टीरियोस्टेटिक और दूसरी बैक्टीरियोसाइडल। अब ये बैक्टीरियोस्टेटिक क्या करते हैं कि वो ग्रोथ को प्रिवेंट कर देते हैं बैक्टीरिया की, और जो बैक्टीरियोसाइडल होते हैं वो डायरेक्टली बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। हमें पता चल गया कि टेट्रासाइक्लिन क्या है, बैक्टीरियोस्टेटिक है। तो ये बैक्टीरियोस्टेटिक है, इस मतलब से ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करेगा। तो इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या हुआ कि वो 30 सब यूनिट के साथ जाके बाइंड कर रहा है और बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट कर रहा है ट्रांसफ़र आरएनए के बाइंडिंग को। उससे आगे इसके क्लिनिकल यूजेस, मतलब कि टेट्रासाइक्लिन एक मेडिसन है, हमें पता है बैक्टीरियोस्टेटिक प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर मेडिसन है टेट्रासाइक्लिन। तो इसके क्लिनिकल यूजेस क्या है, मतलब कौन कौन सी कंडीशंस है, कौन कौन से डिसऑर्डर्स है, कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें पेशेंट्स को हम लोग टेट्रासाइक्लिन रेफर करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। लाइम डिजीज़ होती हैं, माइकोप्लाज्मा निमोनिया होता है, क्लमाइडियल इन्फेक्शन होता है जो कि एक इन्फेक्शन की टाइप है, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर होता है, एक्नी होती है जो स्किन पे हो जाती है, एक्नी पिंपल्स वगैरह बन जाते हैं, बुरीला होता है, सफाइलिस, और ये सारे क्या हैं, ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, ऐसी कंडीशन हैं जिनमें हम लोग टेट्रासाइक्लिन प्रिस्क्राइब्ड करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा अक्सर पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि ड्रग का नाम दे देते हैं तो उसका कहते हैं कि इसकी क्लिनिकल यूजेस क्या है, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है। इस तरह हमें एवरी ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके क्लिनिकल यूजेस और देन उसके एडवर्स इफेक्ट अच्छे से याद होने चाहिए। तो ये टेट्रासाइक्लिन की क्लिनिकल यूजेस हमने पढ़ी हैं कि ये कंडीशंस हैं, ये डिसऑर्डर्स हैं जिनमें हम लोगों ने टेट्रासाइक्लिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी होती है। उसके बाद टेट्रासाइक्लिन का
एडवर्स इफेक्ट देखें, कोई भी ड्रग होती है ना वो हमारी बॉडी में जा रही है ना तो वो सिर्फ थेराप्यूटिक फंक्शन ही परफॉर्म नहीं करती, मतलब कि जो उसका काम है वो सिर्फ वही काम नहीं करती, वो एडवर्स इफेक्ट्स भी परफॉर्म करती है, हमारी बॉडी को नुकसान भी पहुंचाती है, डैमेज भी थोड़ा करती है, थोड़े उसके एडवर्स रिएक्शन होते हैं हर ड्रग्स के, वो हम लोगों ने टेट्रासाइक्लिन के पढ़ने के एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, मतलब अपने काम से हट थेराप्यूटिक इफेक्ट्स के अलावा कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रही है वो हमने देखना है। एडवर्स इफेक्ट्स क्या है टेट्रासाइक्लिन के, उसमें नोजिया होता है, वोमिटिंग, डायरिया, डिसकलरेशन हो जाती है, उसकी टीथ की स्टंटिंग ऑफ द ग्रोथ, मतलब कि ये जो हमारे कैल्सीफाइड टिश्यूज़ होते हैं ना हमारी बॉडी में, लाइक टीथ वगैरह, बोन्स वगैरह, इन पे अटैक करते हैं टेट्रासाइक्लिन, ये इसके एडवर्स इफेक्ट्स में आता है। फोटोटॉक्सिसिटी होती है, लाइक टेट्रासाइक्लिन है, अब जिस पेशेंट को टेट्रासाइक्लिन दी जा रही है ना उस पर सन रेज के इफेक्ट होंगे, उससे उसको डैमेजिंग होगी तो उसको फोटो टॉक्सिसिटी कहेंगे। हेपेटोटॉक्सिसिटी होती है, टेट्रासाइक्लिन हमारे लीवर को भी डैमेज करता है, लीवर को अफेक्ट करता है, उसके एक्शंस को, उसके फंक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है, तो उस वजह से क्या काज कर रहा है, ये हेपेटोटॉक्सिसिटी भी काज कर रहा है। वेस्टिबुलर डाइसफंक्शन जैसे कि चक्कर आना, टेनाइटिस, ऐसे रिंगिंग बेल्स वगैरह आवाज़ें सुनाई देना कानों में, उससे हम लोग कहते हैं टेनाइटिस। डिजीनेस, वर्टिगो, ये सारे वेस्टिबुलर डाइसफंक्शन, हेपेटोटॉक्सिसिटी, ये सारे क्या हैं, इसके एडवर्स इफेक्ट हैं टेट्रासाइक्लिन के। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, कैल्सीफाइड टिश्यूज़ का डिसकलरेशन हो जाना, टीथ की डिसकलरेशन लाइक हो जाना, फोटोटॉक्सिसिटी होना, हमारे लीवर के फंक्शंस का अफेक्ट होना, ये सारे क्या है टेट्रासाइक्लिन के एडवर्स इफेक्ट्स हैं। अब हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ेंगे। अब देखिए कुछ ड्रग्स होती हैं वो हम लोग सबको नहीं दे सकते, कुछ पेशेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट लाइक प्रेग्नेंट वूमेंस होती हैं, उनमें कुछ ड्रग्स होती हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का मतलब होता है कि ये ड्रग हमने इस पेशेंट को नहीं देनी, क्योंकि वो उसके लिए वो ज़्यादा दूसरी पॉपुलेशन के मुकाबले में अदर देन पर्सन वो ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, इस वजह से हम लोग टेट्रासाइक्लिन किन में नहीं देते। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है इन पेशेंट्स में ये ड्रग नहीं देनी। प्रेग्नेंट वूमेन को नहीं देते, लैक्टेटिंग मदर मदर्स जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं उनको नहीं देते, और जो 8 साल से कम के बच्चे होते हैं, जिनकी एज 8 साल से कम होती है, उन बच्चों में हम लोग टेट्रासाइक्लिन नहीं देते। टेट्रासाइक्लिन से आगे हमारे पास है मैक्रोलाइड्स। अब मैक्रोलाइड्स वन ऑफ द मोस्ट क्या नाम है, सेकेंड प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। पहले हमने टेट्रासाइक्लिन पढ़ा, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा, उसके थेराप्यूटिक यूजेस पढ़े, क्लिनिकल यूज जिसे हम लोग कहते हैं, उसके बाद उसके एडवर्स इफेक्ट पढ़े, कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ी। इसी तरह सेम हम लोग आगे सेकेंड प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर जो है कि मैक्रोलाइड्स है वो पढ़ेंगे। मैक्रोलाइड्स में एरिथ्रोमाइसिन आता है, क्लेरिथ्रो आता है, एजिथ्रोमाइसिन आता है और कीटोलाइड्स आते हैं। ये क्या है, मैक्रोलाइड्स एक लाइक फैमिली है और ये फैमिली के आगे मेंबर्स हैं, मतलब ये ड्रग है उसकी आगे से फर्दर क्लासिफिकेशन है। आगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, मतलब सेकेंड प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर जो कि मैक्रोलाइड्स है, ये कैसे काम करता है, ये बाइंड करता है 50 सब यूनिट्स ऑफ बैक्टीरियल राइबोसोम्स के साथ और ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, और ये भी ग्रोथ, बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर देता है, प्रिवेंट कर देता है और अपना काम परफॉर्म करता है। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, ये प्रोटीन नहीं बनने देते, ठीक है। आगे इससे क्लिनिकल यूजेस क्या होते हैं मैक्रोलाइड्स के, ये डायफिथायरिया को ट्रीट कर सकते हैं, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होता है उसको ट्रीट कर सकते हैं। डेंटल प्रोसीजर्स में यूज़ होता है प्रोफाइलैक्सिस के लिए। प्रोफिलैक्सिस पता क्या होता है, प्रोफिलैक्सिस कोई भी ऐसा प्रोसीजर होता है जो कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो डेंटल प्रोसीजर में इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, मैक्रोलाइड्स दे देते हैं। वेस्कुलर हार्ट डिजीज़ में भी देते हैं। रिस्पायरेटरी, न्यूनेटल, ऑक्यूलर, जेनिटल, क्लामाइडियल इन्फेक्शंस जो होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए भी मैक्रोलाइड्स देते हैं। ये इसके क्लिनिकल यूजेस हो गए। अब इसके एडवर्स इफेक्ट, मतलब कि ये वो कौन से काम कर रहा है जो थेराप्यूटिक इफेक्ट्स में नहीं आ रहे बल्कि हमारी बॉडी को एक्शन, नॉर्मल फिजियोलॉजी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, डेंजरस है हमारे लिए। कौन से इफेक्ट्स ऐसे हैं जो ये परफॉर्म कर रहा है मैक्रोलाइड्स के एडवर्स इफेक्ट्स कौन से हैं, उसमें नोजिया आता है, वोमिटिंग, डायरिया, कोलिक एसिड, जॉन्डिस आ जाता है, ऑटोटॉक्सिसिटी आती है, मतलब कि हमारे जो ईयर्स होते हैं, हमारी जो सुनने की एबिलिटी होती है उसको अफेक्ट करता है। ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं मैक्रोलाइड। हेपेटोटॉक्सिसिटी हमारे लीवर के फंक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है, उस पर अफेक्ट करता है, नॉर्मल फिजियोलॉजी को अफेक्ट कर देता है लीवर की, तो ये मैक्रोलाइड्स के एडवर्स इफेक्ट में आता है। एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकता है मैक्रोलाइड, लाइक पेशेंट को दिया है तो उसको फीवर हो सकता है, इसोफिलिया हो सकता है, स्किन रैशेज हो जाते हैं, तो ये इसके क्या है एडवर्स इफेक्ट आ जाता है। अब कौन सी पेशेंट है जिसमें हम लोगों ने मैक्रोलाइड्स नहीं देना, मतलब मैक्रोलाइड्स की कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होती है, मैक्रोलाइड्स की कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है हेपेटिक डायसफंक्शन। जो पेशेंट हेपेटिक डायसफंक्शन पेशेंट्स होते हैं जिनमें पहले ही
लीवर के इश्यूज़ चल रहे हैं, हेपेटिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हेपेटिक डैमेज है पहले से ही, हेपेटिक डिसफंक्शन के पेशेंट्स हैं, उनमें हम लोग मैक्रोनाइट नहीं देते, क्योंकि हमें इसके एडवर्स इफेक्ट में पढ़ा है कि ये हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है। तो ये पहले ही हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है, और जिस पेशेंट का पहले से लीवर अफेक्ट है, जो कि पहले से हेपेटिक डिसफंक्शन में, तो उसको तो हम लोग मैक्रोलाइट नहीं देंगे ना। तो मैक्रोलाइट्स की कॉन्ट्रा इंडिकेशन हेपेटिक डिसफंक्शन है कि हेपेटिक डिसफंक्शन वाले पेशेंट्स में हम लोगों ने मैक्रोलाइट नहीं देने होते। उसके बाद हमारे पास है क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल थर्ड प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये 50 राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड करता है और इनहिबिट करता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ट्रांसपेप्टाइडेशन का जो स्टेप होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। हमें पता है प्रोटीन सिंथेसिस होती है ना, वो डिफरेंट स्टेप्स में होती है। तो क्लोरामफेनिकोल ने क्या करना है, 50 सब यूनिट के साथ बाइंड करना है, और ट्रांसपेप्टाइडेशन का जो स्टेप है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जो होती है उसको प्रिवेंट करना है, और प्रोटीन सिंथेसिस को क्या कर देना, इनहिबिट कर देना। ठीक है, आगे हमारे पास क्लोरामफेनिकोल के यूजेस होते हैं, वो यही होते हैं कि ये ना रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर जो होते हैं जिन पेशेंट्स को, उसमें हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, देते हैं, उन पेशेंट्स को देते हैं क्लोरामफेनिकोल, जो कि बैक्टीरियोस्टेटिक प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। आगे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो जाती है जिन पेशेंट को, जो कि पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट होते हैं, उनमें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होती है, तो उसमें भी हम लोग क्लोरामफेनिकोल देते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट जो होते हैं वो GIT, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया होता है, और ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है। ग्रे बेबी सिंड्रोम ना क्लोरामफेनिकोल का एडवर्स इफेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है। अक्सर ये MCQs भी आता है, और ये अलग से भी पूछा जा सकता है कि क्लोरामफेनिकोल का एडवर्स इफेक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट क्या है, ग्रे बेबी सिंड्रोम किसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, हाइपोथर्मिया हो जाता है, और स्किन का कलर ग्रे हो जाता है, शॉक की सिम्टम्स आने लग जाती हैं, वेस्कुलर कोलैप्स होता है, उसको हम लोग ग्रे बेबी सिंड्रोम होते हैं। कौन काज कर रहा था, क्लोरामफेनिकोल। किसकी एडवर्स इफेक्ट में आ रहा है ये, क्लोरामफेनिकोल के। आगे हमारे पास है क्लिंडामाइसिन जो कि, और लिंडोलिड जो कि क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर की अदर क्लासिफिकेशन में आ रहा है। अब क्लिंडामाइसिन भी सेम क्लोरामफेनिकोल की तरह 50 सब यूनिट्स के साथ जाके बाइंड करना है और प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देना है। हमें पता है कि हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स पढ़े हैं, तो ये इसकी सारी जितने भी फैमिली मेम्बर है, जितने भी क्लासिफिकेशन है, ये सारे करेंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस को ही इनहिबिट ना, तो ये भी 50 सब यूनिट के साथ बाइंड करेगी और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगी। इसके क्लिनिकल यूजेस में मरता आता है। स्ट्रेप्टोकोकल कोकाई जो इन्फेक्शन होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए, और जो एनारोबिक बैक्टीरिया से जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम लोग पेशेंट को क्लिंडामाइसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। आगे लाइनजोलिड भी सेम 50 सब यूनिट के साथ जाके बाइंड करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। और स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जब होते हैं पेशेंट्स को, तब हम लोग उसे लिंडोलिड प्रिस्क्राइब करते हैं, लिंडोलिड देते हैं। और जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं और जिनमें जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ड्रग रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, ड्रग रेजिस्टेंस ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, तो उसमें हम लोग लिंडोलिड देते हैं ऐसी कंडीशन में। आगे हमारे पास ये टाइप फ्लो चार्ट है जो हम लोगों को एक मिनिमाइज कर देगा सारी इन्फॉर्मेशन को और मेमोराइज करने में हेल्प करेगा। इसमें क्या होता है, देखिए प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर लिखा है, उससे आगे उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखा है कि वो 2 तरह से काम करते हैं। आगे कौन किस तरह से काम करता है वो इसके नीचे लिखा है, और अदर स्पेसिफिक मिनिमम उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखा है, जो कि आपको इसे मेमोराइज करने में, याद रखने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, जो जैसे कि अमाइनोग्लाइकोसाइड क्या करता है, मैसेंजर आरएनए को मिसरीड करता है। टेट्रासाइक्लिन क्या करता है, ट्रांसफर आरएनए की बाइंडिंग को ब्लॉक करता है। क्लोरोफेनिकोल क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड को इनहिबिट कर देता है। मैक्रोलाइड्स और क्लिंडामाइसिन क्या करता है, ट्रांसलोकेशन को ब्लॉक कर देता है। लिंडोलिड क्या करता है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को ही ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ये फर्दर इसका आपने इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, आपने अच्छे से इसे पढ़ना है, सबको बुक से भी रीड करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और चैनल को फॉलो करते रहना है फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर्स के लिए।